हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है। इस सेशन में एमसीक्यू के साथ आपको मिलने वाला है फुल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सभी एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग किस युग के लोगों ने किया था? नवपाषाण युग, हिम युग, पूरा पाषाण युग या मध्य पाषाण युग? पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग किस युग के लोगों ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण युग के लोगों ने किया था। नवपाषाण युग नियोलिथिक एज पाषाण युग का अंतिम चरण था, जिसकी विशेषता पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का उपयोग था। इस युग में लोगों ने कृषि और पशुपालन शुरू किया और एक जगह बसना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उन्हें अधिक टिकाऊ और परिष्कृत औजारों की आवश्यकता हुई और ये पॉलिश किए हुए उपकरण जैसे कुल्हाड़ी खेती और अन्य गतिविधियों में अधिक प्रभावी साबित हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हड़प्पा की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? चकोर, गोल, बेलनाकार या अंडाकार? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का अधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चकोर हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों में चकोर या वर्गाकार मोहरें सबसे अधिक प्रचलित थी। और ये मोहरें आमतौर पर किससे बनी होती थी? याद रखिएगा, सैल खड़ी से बनी होती थी और इन पर जानवरों के चित्र और सिंधु लिपि खुदी होती थी। आ गई बात समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण, कृषि, व्यापार या उद्योग? देखिए, मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण या पशुपालन था, क्योंकि ये घुमंतु जीवन जीते थे और धन का मापदंड गाय और बैल जैसे पशु ही होते थे। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? अरिक्कामेडु, उरेऊर, कोरके या अलंगुलम? राइट आंसर हो जाएगा उरेऊर संगम युग में बंदरगाह नहीं था। उरेऊर संगम युग के चोलों की राजधानी थी और यह कावेरी के तट पर स्थित था और सूती वस्त्र व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। अरिक्कामेडु, कोरके और अलंगुलम सभी संगम युग के बंदरगाह थे और इन बंदरगाहों का उल्लेख संगम साहित्य में और पुरातात्विक साक्ष्यों में भी मिलता है। नेक्स्ट करते हैं, नि ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नांकित में से किससे है? आजीवक, चारवाक, जैन या पाशुपात? राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित हैं। निग्रंथ, इसका मतलब होता है बंधनों से मुक्त। इस शब्द का संबंध जैन धर्म से है। वर्धमान महावीर, जिसे बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, को निर्ग्रंथ कहा गया है क्योंकि वे सभी सांसारिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्त हो गए थे। यह शब्द जैन धर्म के प्रारंभिक काल में इस संप्रदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट करते हैं, अगला सवाल है,
मौर्यों के काल में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भानु अभिलेख या मेहरौली अभिलेख? राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। मौर्य काल में सुदर्शन झील का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान किया गया था। अशोक के समय इसका मरम्मत किया गया। रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है। चलिए अगला कर लीजिए। निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है? डेमेट्रियस, मिनांडर, एस्ट्रेबो या एंटीयोकस? निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में कौन बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर का उल्लेख मिलता है। मिनांडर की बात कर लिया जाए तो इसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक थे। ठीक है, इनका उल्लेख मिलिंद पन्हों में किया गया है। इस ग्रंथ में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध धर्म के दार्शनिक पहलुओं पर संवाद है और प्रश्नोत्तर शामिल है। इस संवाद से प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल में सार्थवाह कहा गया है ग्राम प्रमुख को, नगर प्रमुख को, व्यापारिक समूह के मुखिया को या व्यापारियों के मुखिया को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारिक समूह के मुखिया को सार्थवाह कहा गया है। सार्थवाह शब्द का प्रयोग गुप्त काल के प्रशासन में प्रमुख व्यापारी संघों के मुखिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। वे व्यापारी बड़े बड़े समूहों में यात्रा करते थे और सार्थवाह इन समूहों का नेता होता था जो व्यापारिक यात्राओं का आयोजन करता था और सामानों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करता था। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला है हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री ह्वेन-सांग का प्रवास काल क्या था? 606 से 612, 630 से 645, 635 से 647? इनमें से कोई नहीं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा 630 से 645 क्योंकि ह्वेन-सांग भारत में 15 वर्षों तक रहा था। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन-सांग ने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी और 630 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया और 645 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था और उन्होंने अपने अनुभवों को CU की पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। नेक्स्ट क्या है? नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में संस्कृत का महान विद्वान कौन रहता था? भारवी, दंडी, ए और बी दोनों? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भारवी और दंडी जो है ना नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में रहते थे, जो कि संस्कृत के महान विद्वान थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में भारवी और दंडी दोनों ही रहते थे, जो कि संस्कृत के महान विद्वान थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम के किस उत्तराधिकारी ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी वातापी पर हमला किया और उसे जीत लिया और इस विजय के दौरान उसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वहीं पे मार डाला। और इस महत्वपूर्ण जीत के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसका अर्थ क्या है? वातापी का विजेता। आई बात समझ में? अगला, राष्ट्रकूट वंश के शासक किसके सामंत थे? बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कांची के पल्लव या वाकाटक? किसके सामंत थे? ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक मूल रूप से
बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट शासक दत्तिंग दुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कृतिवर्मन द्वितीय को हराया था और इसे हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है, कडारकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या वीर राजेंद्र प्रथम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। कडारकोंड का अर्थ क्या है? केदाह को जीतने वाला। और यह उपाधि राजेंद्र प्रथम को उनके समुद्री अभियानों और दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय के उपलक्ष्य में मिली थी, जहां उन्होंने श्री विजय साम्राज्य को हराया था। किस साम्राज्य को हराया था? श्री विजय साम्राज्य को हराया था। उनकी एक और प्रसिद्ध उपाधि गंगईकोंड चोल है, जो उत्तर भारत में गंगा नदी तक अभियान के बाद मिली थी। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला है, किस शासक ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए संरक्षित और दीपंकर को भेजा था? धर्मपाल, हर्षवर्धन, कनिष्क या अशोक? राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए संरक्षित और दीपंकर को भेजा था। क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं। 1175 में मोहम्मद गोरी किस भारतीय राज्य पर प्रथम आक्रमण किया था? मुल्तान, थानेश्वर, अजमेर या कन्नौज? देखिए, मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में अपने भारतीय अभियानों की शुरुआत मुल्तान पर आक्रमण करके की थी। उस समय मुल्तान पर इस्माइली या किरीमाती शिया संप्रदाय के लोगों का शासन था, जिन्हें गौरी ने हराया और वहां सुन्नी धर्म स्थापित किया था। नेक्स्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा। किस सुल्तान के समय में केंद्रीय सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा गया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे, जिन्होंने एक अस्थायी सेना रखी थी और उनकी केंद्रीय सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? बहमनी किसके ऊपर राज्य करते थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर? केवल गुलबर्गा और बरार, दौलताबाद, बरार और बीदर? केवल बरार और बीदर? देखिए, बहमनी राज्य जो है गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में शासन करते थे। बहमनी साम्राज्य ने गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर पर शासन किया था, क्योंकि ये उनके साम्राज्य के 4 मुख्य प्रशासनिक प्रांत या तराफ थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने की थी, याद रखिएगा अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? गुलबर्गा को राजधानी बनाई थी। इसके बाद राजधानी बिदर स्थानांतरित किया गया, जिससे यह पूरा क्षेत्र बहमनी सल्तनत का हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, तालीकोटा के युद्ध से क्या हुआ था? कृष्णदेवराय की हार हुई थी, दक्षिण में हिंदू शक्ति का विनाश हुआ था, मोहम्मद तृतीय की विजय हुई थी, दक्षिण में मुस्लिम शासक की शुरुआत हुई थी। देखिए, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के 5 सुल्तानों के बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण में हिंदू शक्ति का विनाश हो गया था। तालीकोटा के युद्ध, इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह राक्षसी तंगड़ी ग्राम में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 को।
विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच। इन सल्तनतों में बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकुंडा शामिल थे। इसमें बरार शामिल नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है। इस युद्ध में राम राय की हार हुई थी और वे मारे गए थे। युद्ध के समय विजयनगर के शासक सदाशिव राय थे। ठीक है, लेकिन वास्तविक शक्ति राम राय के हाथ में थी। इस हार के कारण दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की शक्ति का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में किसने महबूब ए इलाही की उपाधि धारण की थी? निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकरिया, बाबा फरीद या शेख नूरुद्दीन? राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने धारण की थी। महबूब ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर के प्रिय, और यह उपाधि निजामुद्दीन औलिया ने धारण की थी। निजाम औलिया की बात कर लिया जाए तो ये चिश्ती सिलसिले के एक महान संत थे और उन्हें दिल्ली में उनके प्रभाव और आध्यात्मिक शिक्षाओं के कारण यह उपाधि दी गई थी। उनके प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जोड़ा गलत है? अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतू एकदम सही है दोस्तों। इसामी फुतू अल सलातीन ये भी सही है। बदायूनी मुंतखब उल लुआब ये यहाँ पर गलत है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है तो ये भी यहाँ सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर गलत जोड़ा है। मुंतखब उल लुआब खफी खान द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का शासक था, किस मुगल बादशाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय के समय में किया था। अहमद शाह अब्दाली आलमगीर द्वितीय के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1757 ईस्वी में। उस समय मुगल बादशाह बहुत कमजोर हो चुके थे और आलमगीर द्वितीय अब्दाली के साथ एक अपमानजनक संधि को किया था जिससे उसे दिल्ली लूटने की अनुमति मिल गई थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, सालबाई की संधि के तहत क्या हुआ था? अंग्रेजों तथा मराठों के बीच शांति बनाए रखने में मदद मिली थी। मराठों तथा निजाम के संबंधों में तनाव बढ़ गया था। आंग्ल मैसूर शत्रुता को बढ़ावा मिला था, या मराठा मैसूर संबंधों का सुधार हुआ था? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों तथा मराठाओं के बीच शांति स्थापित हो गई थी। सालबाई की संधि कब होती है? 1782 में। ठीक है, इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। इस संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा परिसंघ के बीच अगले 20 वर्षों तक शांति की अवधि बनी रही थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। फोर्ट विलियम किला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में गद्दारी की थी? मीर मदान, मोहनलाल, मोइनुद्दीन या अमीचंद? देखिए सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में अमीचंद ने गद्दारी किया था। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, और सिराजुद्दौला की इसमें हार हो जाती है। हार का प्रमुख कारण है कि उसके साथ गद्दारी करने वालों में प्रमुख अमीचंद था, और अमीचंद एक बंगाली व्यापारी था। उसने रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच षड्यंत्र में भूमिका निभाई। इसी विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजय हुआ था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ था? जूट, कोयला, जलयान निर्माण या रेलवे? राइट आंसर हो जाएगा रेलवे में हुआ था। रेलवे ब्रिटिश सरकार ने
भारत से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने और अपने हितों की पूर्ति के लिए रेलवे में भारी विदेशी पूंजी निवेश किया था। नेक्स्ट, अगला है 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना हुई थी। सिपाही विद्रोह की बात कर लिया जाए तो ये 1857 में हुआ था। तो इसके पश्चात कौन सी घटना घटित हुई थी? संथाल विप्लव, ये 1855-56 में हुआ था। 55-56 में हुआ था, झारखंड में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सिद्धो कान्हो ने किया था। कुक्का आंदोलन कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था, 1872 में हुआ था। ठीक है, बंगाल के नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। ठीक है, जो कि जस्ट 1857 के बाद का समय है। ठीक है, संथाल विप्लव की बात कर लिया जाए तो 1855-56, कुका बगावत 1860 से 70, 1872 के करीब पहुंचा था। यह सिविल सेवा की आयु के विरुद्ध आंदोलन 1870 के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, चौकीदारी टैक्स देने के विरोध में किसान कहां आंदोलित हुए थे? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, बिहार और बंगाल में हुआ था। चौकीदारी टैक्स देने के विरोध में किसान जो है मुख्य रूप से बिहार और बंगाल दोनों क्षेत्रों में आंदोलित हुए थे और यह विरोध प्रदर्शन 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारत के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे? हिंदू, पारसी और बौद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू, पारसी और बौद्ध धर्म के वकालत करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धर्म जैसे वेदांत और उपनिषद और बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया था। इसका उद्देश्य धर्म, दर्शन और विज्ञान को एकीकृत करना, सभी जीवों की एकता और सार्वभौमिक भाईचारे को स्थापित करना था। राइट, चलिए अगला क्या है? महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम सिफारिशें प्रस्तुत की थी। हटोग समिति, सैंडलर आयोग, वुड डिस्पैच या हंटर आयोग। राइट आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम सिफारिश किसकी थी? वुड डिस्पैच द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इसे 1854 में भेजा गया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें पहली बार शिक्षा की आवश्यकता पर, महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्या है? 16 अगस्त 1946 को किसके विरोध में कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के विरोध में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार पर भारत के विभाजन और अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए दबाव डालना था। इसी दिन कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिसे महान कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।